हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में वी हैड जस्ट फिनिश डिस्कसिंग स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने बात की थी कि ऑडिटर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एज टू लाइक वेन एवर ही इज बिगनिंग एन ऑडिट ऑफ एनी एंटरप्राइज, मे बी इट्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज्ड। ठीक है, तो ऑडिट करते टाइम मेनली किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया था कि एंटरप्राइज के सारे एस्पेक्ट्स कवर हों, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, इनकम से रिलेटेड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वाउचर्स हैं, असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उन सबका ऑडिट होना चाहिए। और जो सोर्स डेटा है बेसिकली जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ठीक है, जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज़ हो रही है, उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो एक्यूरेट रही तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाएंगी वो एक्यूरेट बनेंगी। थर्ड थर्ड हमने बात करी थी कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब, जैसे कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से भी देख रहे हैं, क्योंकि कवर वो अगर दो उसमें एक्ट्स कवर हो रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के भी प्रोविजंस कंप्लाई हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट के भी कंप्लाई हो रहे हैं। फिर ऑडिटर को यानी कि सीए को एक बेसिकली इवैल्यूएशन करना होगा उस कंपनी के या उस एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल के बारे में। यानी कि इंटरनल कंट्रोल में आपका सेल परचेज आ जाएगा कि सेल्स परचेज की एंट्रीज कैसे हो रही है, पोस्टिंग कैसे हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं उसका प्रॉपर बिल्स वगैरह से, कैश का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कैश का इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब चीज़ें इंटरनल कंट्रोल में जुड़ जाती हैं। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो अकाउंटिंग सिस्टम में किस किस तरह का मेथड फॉलो हो रहा है, कौन सा बेसिकली पॉलिसी यूज हो रही है, एएस का कंप्लायंस कैसे हो रहा है, तो उसकी एक रेलेवेंट स्टडी बनानी पड़ती है ऑडिटर को। उसके बाद वो अपने अलग अलग तरह के टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस करेगा कि जो भी बैलेंसेस हैं, अकाउंट बैलेंस जो भी जो शो हो रहे हैं, ईयर एंड बैलेंसेस हैं, वो सही हैं कि नहीं है। वो अपनी बुक से तो मिलाएगा ही, पार्टी की बुक से भी मैच कराएगा। जैसे क्रेडिटर का है, डेटर इन्वॉल्व है, तो अपनी बुक्स में जो बैलेंस शो हो रहा है वो वही बैलेंस क्रेडिटर और डेटर की बुक्स में भी ईयर एंड में शो होना चाहिए। या बैंक है तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक में भी बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसमें जैसे 31 मार्च का बैलेंस है, तो हम बैंक स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं, वो बैलेंस जो है हमारी बुक्स में जो अमाउंट आ रहा है बैंक का उससे मैच करना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं बेसिकली जिसका ध्यान रखना पड़ता है ऑडिटर को। फिर वो कंपेयर करेगा जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने सोर्स डेटा से जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, बिल्स को वेरीफाई करेगा जो जो पोस्टिंग हुई है लेजर्स में हुई है, फिर उसके बाद जो बैलेंस शीट पीएल बनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कि बिल दिखा रहा है 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और हमारे पास उसके प्रॉपर सपोर्टिंग्स हैं, वाउचर्स हैं, होटल के बिल्स हैं, एयर टिकट्स हैं, ट्रेन टिकट्स हैं, कन्वेंस और फूड के बिल्स लगे हुए हैं। तो वो सब एक्यूमुलेट करके हमको पता चल रहा है, ये चीज़ हम फिगर आउट कर पा रहे हैं कि एक्सपेंस वाकई में 8 लाख का हुआ है ट्रैवलिंग में। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें ऑडिटर के स्कोप के बाहर हैं, उसके कॉम्पिटेंस के बाहर है, उसके कैपेबिलिटीज़ के बाहर है, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ सिस्टम में जो चेक करनी है जो कि ऑडिटर जिसके लिए लाइबल नहीं है चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हो गए कि अपडेट होना है कि नहीं, किस वर्जन का सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर कोई ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या कोई हार्डवेयर है, हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो गया, सिस्टम में गड़बड़ी हो गई या सीपीयू में गड़बड़ी हो गई,
इन सब चीज़ों के लिए ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ऑडिटर ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करने वाला है। उसके बाद बेसिकली इसमें लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि ऑडिटर को अगर लगता है कि ऑडिट करते टाइम उसे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली, जिसके बारे में सोचते हुए उसे ऐसा लगता है कि जो वो अपना ओपिनियन देगा रिपोर्ट में वो कंडीशनल होगा, वो कंप्लीटली अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज नोट हुई हैं, तो उसके लिए उसे मेंशन करना होगा अपनी रिपोर्ट में कि ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्यों उसे ऐसा लगा कि ये डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं और ये काफ़ी मेजर लेवल की हैं, ठीक है। और अपना ओपिनियन एप्रोप्रिएट तरीके से देगा, जस्टिफिकेशंस के साथ देगा कि अगर मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है, कंडीशनल रिपोर्ट देनी है, तो उसके प्रॉपर रीज़न साथ में सपोर्टिंग देनी पड़ेगी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि वो रिपोर्ट जो ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि सबको सर्कुलेट होती है। वो रिपोर्ट बैंकर भी देखेगा, शेयर होल्डर तो देखेगा ही, वो रिपोर्ट लेंडर्स भी देखेंगे, स्टेक होल्डर्स इन ऑल देखेंगे वो रिपोर्ट, स्टेक होल्डर्स जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिर हमने डिस्कस किए थे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करना, बहुत ध्यान से फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना ही है, बुक्स को भी एनालाइज करना है, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। उसके अलावा सिस्टम प्रोसीजर्स को रिव्यू करना, ठीक है, किस तरह से, जैसे अगर कैश का मैनेजमेंट हो रहा है, फिजिकल कैश का, किसी बैंक में करेंसी चेस्ट है, बैंक्स में जैसे बहुत कुछ ब्रांचेस में करेंसी चेस्ट जैसे आपने देखा होगा कि प्रॉपर मेंटेन होता है, जहाँ पे बैंक का जितना भी कैश है वो रखा जाता है, वॉल्ट होता है एक स्पेसिफिक। तो जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वॉल्ट में मेंटेन करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो सेम पर्सन है कि डिफरेंट पर्सन्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हुई है कि नहीं हुई है। सिस्टम्स और प्रोसीजर्स ऐसे ही देखे जाते हैं। अगर इन्वेंट्री वेरिफिकेशन किसी जैसे एग्जांपल लीजिए आप बिग बाज़ार का, उसका गोडाउन है बहुत बड़ा सा, वहाँ पे स्टॉक टेकिंग होती ही होती है, हर मंथ एंड में होती होगी। स्टॉक टेकिंग के कौन से मेथड फॉलो हो रहे हैं, फिर गोडाउन में फिजिकली वेरीफाई करना जो जो बेसिकली जितने आइटम्स हैं वो, और उनका जो स्टॉक वेरिफिकेशन सिस्टम पे हो रहा है वो नंबर्स मैच होने चाहिए, अमाउंट मैच होना चाहिए। वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, फीफो मेथड हो रहा है, वेटेड एवरेज मेथड हो रहा है, ठीक है। और जो लोग स्टॉक जैसे गोडाउन में अलग पर्सन को चार्ज दिया गया है, गोडाउन के चार्ज मतलब उसका मेंटेनेंस एंड ऑल, ठीक, स्टॉक टेकिंग का अलग पर्सन को चार्ज दिया गया है, फिर गोडाउन से बेसिकली बिग बाजार के स्टोर में ट्रांसफर करना सारा स्टॉक, एक एक करके अरेंज करना, वो अलग उसको किसी अलग पर्सन को चार्ज दिया गया है। तो ऐसे ऐसे करके जो सिस्टम देखना पड़ता है कि कहीं से फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी एक ही पर्सन को चार्ज दिया गया है और वो सब कुछ देख रहा है, स्टॉक से जुड़ी हुई सब चीज़ें देख रहा है, और फिर वो गलतियां भी कर रहा है, एरर्स भी कमिट कर रहा है, जिसकी वजह से फिजिकली वेरीफाई जब कर रहे हैं इन्वेंट्री और जो बुक्स में दिखा रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये सब प्रोसीजर्स देखने पड़ते हैं। फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चेक करना, पोस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं, जर्नलाइजिंग के बाद पोस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी देखना, वैलिडिटी देखना ट्रांजैक्शंस की कि क्या सच में ये वैलिड नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ वेलफेयर के खर्चे हुए किसी छोटे से एक ट्रेडिंग कंसर्न में, साड़ी का बिजनेस करते हैं, साड़ी एंड सूट्स का, ठीक है, गारमेंट्स का ट्रेडिंग बिजनेस है, वहाँ पे हर रोज़ शाम को जैसे उनका स्टाफ है 5 से 6 लोगों का, तो स्टाफ के लिए हर रोज़ टी आती है और स्नैक्स आते हैं, तो उसका खर्चा जो होता है एक्सपेंस डेली बेसिस का लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में हो जाता है।
बट ऑडिट करते टाइम आपने देखा, क्योंकि आप एक साथ इतने सारे डेज का ऑडिट तो कर नहीं पाओगे, सैम्पलिंग बेसिस पे भी आप कर रहे हो, मंथ वाइज जैसे आप चेक कर रहे हो, टैली में आपने मंथली लेजर, मंथली रिपोर्ट निकाल ली और उससे आप जो है अपना वाउचर्स वगैरह देख ले रहे हो। उसमें आपने ये चीज नोटिस करी कि किसी मंथ के किसी दिन में स्टाफ वेलफेयर वाला खर्चा जो हुआ वो 1,000 रुपए हुआ या 2,000 रुपए हुआ। जो 100-150 रुपए वाला खर्चा होता है वो 1,000-2,000 रुपए क्यों हुआ? तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा हुआ क्यों? तो आपने क्वेश्चनिंग करी मैनेजमेंट से, यानी कि जो वहाँ का अकाउंटेंट है या जो बेसिकली अकाउंटिंग कर रहा है, फिर उसने ठीक से नहीं बताया तो आपने ओनर से बात करी, जो सीधा जो प्रोप्राइटर है उससे बात करी। तो ये स्मॉल ट्रेडिंग कंसर्न में भी ऐसा एग्जाम्पल होता है, वो भले ही छोटे लेवल का हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए एंटरप्राइजेस, मीडियम लेवल हुई, टॉप लेवल बिजनेसेस हुए, तो वहाँ पे तो और बड़े बड़े आपको ऐसे एरर्स मिल सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट हो और आप फिर पूछो, अकाउंटेंट से रीजन मांगो, मैनेजमेंट से रीजन मांगो, ना समझ आए तो टॉप लेवल गवर्नेंस, जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोग होते हैं, बेसिकली जो ओनर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ट्रस्टीज हो गए, तो उनसे बात करिए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगिए। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। फिर कंपैरिजन करना बैलेंस शीट, पीएल और स्टेटमेंट्स का। अच्छा, ये खर्चा हुआ, ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये लॉस निकल के आ रहा है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट्स देखी तो इन्वेस्टमेंट्स में कुछ इंटरेस्ट इनकम हुई, वो हमने पीएनएल में रिकॉर्ड करी, और वही इंटरेस्ट जो है हमारा, हम उधर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो हम देख रहे हैं असेट साइड बैलेंस शीट में। ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं ऑडिट करते टाइम। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके अलावा जो है बेसिकली लाइबिलिटीज हैं, प्रॉफिट लॉस आप देखते हो, ट्रेंड एनालाइज करते हो लास्ट ईयर से, ठीक है, और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई जैसे कि मैंने आपको बताया था, और रिपोर्टिंग, लास्ट में रिपोर्टिंग होती है। असर्शंस के बारे में मैंने बात करी थी, नया टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले मैं असर्शंस के बारे में भी ब्रीफ कर दूं कि उसमें क्या था। बेसिकली असर्शंस में बेसिकली ये था कि मैनेजमेंट एक रिप्लाई देता है, अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें हैं जो उसे लगती हैं, जो ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम हेल्प करती हैं। जब वो ऑडिट के अपने टूल्स यूज़ करता है, टेस्टिंग करता है, सैम्पलिंग जो भी करता है ऑडिटर, तो एक तरह से असर्शन जब उसको मिल जाता है तो वो अपने एंड पे श्योर हो जाता है कि ठीक है, मैनेजमेंट ने अब बोल दिया है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होगी, बाद में कोई मिस्टेक अराइज होती है, तो उसके लिए मैं ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दूंगा कि ये मैनेजमेंट का असर्शन था और हम इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ गए। तो अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड क्या असर्शंस मैनेजमेंट देता है? मैनेजमेंट ये कहता है कि असेट, लायबिलिटी और जो भी शेयर होल्डर्स फंड होता है, इक्विटी बैलेंसेस यानी कि शेयर होल्डर्स फंड यानी कि कैपिटल अकाउंट, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझें, मतलब छोटे बिजनेसेस में कैपिटल अकाउंट हो गया जो बेसिकली ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिल के इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स फंड बनता है। तो वो सारे बैलेंसेस जो हैं वो फुल्ली रिपोर्ट हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, हाफ रिपोर्टिंग नहीं हुई है, फुल रिपोर्टिंग हुई है। और ये सारे असेट, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड या कैपिटल अकाउंट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये बताना, ये असर्शन देना कि असेट्स का ओनर कौन है और लायबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन होल्ड करता है। जैसे कंपनी में असेट्स की ओनर भी कंपनी है, लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में असेट्स का ओनर जो है वो सोल प्रोप्राइटर खुद है, खुद इंडिविजुअल है, लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। वैल्यूएशन, असेट, लायबिलिटीज और जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है। ये नहीं कि जो भी, जैसे असेट का वैल्यूएशन है AS 10 के हिसाब से हो रहा है, जो कि AS उसका रेलेवेंट AS है फिक्स्ड असेट्स का, तो उसमें
वैल्यू में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके बताई गई हो डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी। जैसे अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जैसे हमने बिल्डिंग की बात करी, बिल्डिंग भी छोड़िए, लैंड की बात करी मैंने, तो लैंड में तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, लैंड की वैल्यू तो बढ़ती रहती है। लेकिन होता क्या है, मार्केट वैल्यू कुछ और होती है और जो लैंड हम अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं वो अलग होती है, उसमें हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे। अगर बुक वैल्यू 10 लाख रुपए है किसी लैंड की, मार्केट वैल्यू आज की डेट में 25 लाख रुपीस है, तो हम लोग 25 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर मैंने उसको बैलेंस शीट में शो किया एट रुपीज 25 लैक्स, तो वो गलत पिक्चर प्रेजेंट करेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती ही रहती है, वो इंक्रीज होती ही रहेगी। हो सकता है रिसेशन के टाइम पे थोड़ी सी डिक्रीज भी कर जाए, लेकिन हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो इसका असर्शन भी मैनेजमेंट देता है। ये बात हुई है असर्शंस की, यानी कि जो मैंने टॉपिक लास्ट क्लास में टेकअप किया था उसको थोड़ा सा और एनलार्ज किया है आपके सामने। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में बेसिकली दो तरह के ऑडिट इसमें कैटेगराइज्ड हैं। एक है ऑडिट अंडर एनी लॉ, जैसे कंपनी का ऑडिट कंपनीज एक्ट के अंडर भी होगा, इनकम टैक्स में तो हो ही रहा है क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट से अगर इनकम एक्सीड कर रही है तो उसे ऑडिट कराना पड़ेगा इनकम टैक्स में, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत भी उसे ऑडिट कराना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट का ऑडिट अलग। बैंकिंग, अगर कोई बैंक है तो उसका बैंकिंग कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट होता है, प्लस अगर इनकम टैक्स हो रहा है तो वो भी होगा। ठीक। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका इंश्योरेंस का जो पर्टिकुलर एक्ट बना है IRDA का, उसके अंडर ऑडिट होगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, केस्को हो गई जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के एक्ट में होगा। तो ऐसे स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं। ठीक। ये तो हो गया लॉ के अंडर में जैसे ऑडिट हो रहा है। लेकिन वॉलंटरी कैटेगरी, मतलब वॉलंटरी कैटेगरी में कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑडिट कराने की, उसमें तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। कभी कभी कंपनी के या एंटरप्राइज के रूल्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं ऑडिट कराने का। एंटरप्राइज बहुत लार्ज है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्केल पे काम होता है, और वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन्होंने ओनर को सजेस्ट किया, प्रोप्राइटर को, कि आप इसका एक बार ऑडिट करवा लेते हैं हम लोग, या ओनर ने से सजेस्ट किया, या ओनर का जो सीए था उसने ये आइडिया दिया कि आप इंटरनल ऑडिट करवा लीजिए। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनल ऑडिट सीए सजेस्ट कर रहा है उस ओनर को, क्योंकि उसके बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा था, लॉसेस बहुत हो रहे थे, कैश इधर उधर बहुत हो रहा था, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो रीजन नहीं समझ आ पा रहा था कि कौन कर रहा है ऐसा। तो उस केस में जब सीए ने सजेस्ट किया ऑडिट कराने को, तो एक इंटरनल ऑडिट हुआ जिसमें ये देखा गया कि सेल परचेज कैसे हो रही है, रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, बैंक रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं, स्टॉक टेकिंग देखी गई, फिर उसकी पोस्टिंग जो हो रही है टैली पे, बुक्स पे, प्लस कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, एक्सपेंसेस किस अमाउंट के कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ट्रेंड देखा गया लास्ट ईयर से, एंड बहुत सारी चीज़ें। एक बार आप ऑडिट करना शुरू करते हो ना, तो जब ट्रायल बैलेंस देखते हो, फिर धीरे धीरे लेजर स्क्रूटनी करते हो। लेजर स्क्रूटनी एज इन एक एक लेजर पे जाना, जैसे अगर टैली पे बेसिकली बुक्स मेंटेन हो रही हैं, क्योंकि मेजर बिजनेसेस में टैली पे ही मेंटेन होती हैं, तो उसमें प्रॉपर एक एक अकाउंट खोल खोल के देखना, एनालाइज करना, लास्ट ईयर क्या बैलेंस था, अभी कितना है, अच्छा इतना कैसे बढ़ गया,
अच्छा, बिल्स से थोड़ा वेरीफाई किया, थोड़ा पार्टी से कंफर्मेशन लिया, थर्ड पार्टी से। तो ये सब चीज़ें इंटरनल ऑडिट में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इंटरनल ऑडिट ज़रूरी नहीं है कराना, वो तो एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि जब कोई बिजनेस में डाउनफॉल हो रहा हो या कोई बिजनेस में बहुत सारी गलतियां हो रही हो, रिकॉर्डिंग करते टाइम अकाउंट्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो एक रिक्वायरमेंट आ गई ऑडिट कराने की। अच्छा, इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसके अलावा ये एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे किसी एंटरप्राइज को लोन लेना है बैंक से, और बैंक ने कहा कि आपका टर्नओवर भी एक्सीड कर रहा है, भले ही आप इनकम टैक्स ऑडिट कराते हो, आप मेरे को अपने फर्म के, अपने प्रोप्राइटरशिप के सारे रिटर्न सबमिट करोगे, क्योंकि लोन लेते टाइम अपने बिजनेस के सारे रिटर्न, सारे फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। लेकिन तब भी बैंकर को ये लगा कि आपको एक बार ऑडिट करवाना चाहिए किसी सीए से, तो उस टाइम पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट आई। रही बात ग्रांट्स की, सैंक्शन ऑफ ग्रांट्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे एनपीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, जो किसी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं। जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई, पावर्टी, या स्कूल्स बिल्डअप करना, हॉस्पिटल्स बनवाना गरीबों के लिए, उनके ऑब्जेक्ट्स ही इसी तरह से रहते हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, डोनेशन, चैरिटी मिलती है ग्रांट के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट भी ग्रांट देने से पहले एक बार कहेगा कि आप अपना ऑडिट करवाइए, देखें तो आप क्या ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो वो ग्रांट मिलने से पहले कुछ ऐसे एनपीओज हैं, ट्रस्ट्स हैं जो ऑडिट कराते हैं, भले ही उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड ना करती हो, उनका इनकम टैक्स में ऑडिट ना होता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रांट के सैंक्शन करने से पहले एक ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी, किसी में नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ ये बोलता है कि ऑडिटर को कोई भी ऑडिट करने से पहले रिटन इंस्ट्रक्शंस ले लेने चाहिए राइटिंग में, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत। एक प्रिकॉशन ये बोलता है कि जिस एंटरप्राइज का वो ऑडिट कर रहा है वहां के मैनेजमेंट से एक रिटन इंस्ट्रक्शन ले ले, उसका स्कोप जिसमें डिफाइंड हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हो, ड्यूटीज डिफाइंड हो, ये बेस्ट पार्ट रहता है। और दूसरी चीज ये, उस बेसिकली ये मिलने के बाद जब रिटन इंस्ट्रक्शन मिल जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ऑडिटर का, उसके बाद जब वो ऑडिट कर लेता है तो उसमें वो अपनी रिपोर्ट में ये जरूर मेंशन करे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उनके फीचर्स, उनके सेलिएंट फीचर्स क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें उसने ऐसी ऑब्जर्व करी जो उसे लगता है कि इन बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट मिलनी चाहिए या फिर लोन मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी एनपीओज होती हैं जैसे कि स्कूल्स या हॉस्पिटल्स हो गए, जिनमें कुछ इंटरनल रूल्स ही होते हैं जो ये बोलते हैं कि ऑडिट कराना जरूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्लब्स भी हों पब्लिक, बेसिकली जो जिसमें भी रिक्वायरमेंट अराइज हो, तो वो डिपेंड करता है उनके बायलॉज क्या होते हैं सोसाइटीज के। बायलॉज यानी कि जैसे कि डीड्स वगैरह मेंटेन होती हैं, बनती हैं सोसाइटी इनकॉर्पोरेट होने से पहले। लेकिन कुछ प्राइवेट ट्रस्ट्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें लेकिन जो लोग ट्रस्टीज जुड़े होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसमें गलतियां होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है किसी ट्रस्ट में तो लोग अपना बेनिफिट ढूंढते हैं उसमें, सोसाइटी को तो भूल जाते हैं। तब फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, ट्रस्ट में कोई भी गलतियां ना हो रही हो, फ्रॉड्स ना हो रहे हो, मिसमैनेजमेंट्स ना हो रहे हो, तो उधर भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है।
तो इसमें बेसिकली वॉलंटरी कैटेगरी जो है ना, इसकी जिस्ट यही है कि किसी लीगल रिक्वायरमेंट कोई ऐसी नहीं है कि ऑडिट कराना ही है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल रूल्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी किसी की फंक्शनिंग ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऑडिट कराना पड़ता है। किसी किसी एंटरप्राइज को जब लोन लेना हो या ग्रांट्स लेनी हो ट्रस्ट वगैरह को, तो उस टाइम पे उनको ऑडिट कराना पड़ता है। कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये बात है इन दोनों की, ऑडिट अगर लॉ में हो रहा है एंड ऑडिट अगर वॉलंटरी कैटेगरी में हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक कवर्ड है? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या बोलता है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, सीए ऑडिट करता है, ठीक है, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट सीए कर रहा है तो इसमें चीफ यूटिलिटी मतलब मेन पॉइंट क्या लाई करता है? मेन पॉइंट क्या लाई करता है इसमें? इन द रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट ऑफ अफेयर्स में बी इजी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली मेन पॉइंट ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होने चाहिए, कि जिस पे हम रिलाई कर सकें, जिस पे हम डिपेंड कर सकें। ऑडिट का जो मेन बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर लेवल की बात करें, अगर मैं स्ट्रक्चर लेवल की बात करूं, बेस लेवल की बात करूं, तो बेस लेवल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेस लेवल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो सही है, एक्यूरेट है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है उसमें, अगर उसमें ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिट करने में, ऑडिट बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही बहुत सारी गलतियां निकल के आ रही हैं, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है यानी कि सोर्स डेटा ही गलत होगा, तब फिर ऑडिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, खास करके सीए के लिए। अब ऑडिट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस का मतलब इसमें कुछ बेनिफिट्स की बात हो रही है। अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहले है कि इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। देखो, बात अगर की जाए फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की, कंपनी है XYZ, ठीक है, उसके मैनेजमेंट की बात की जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए, तो मैनेजमेंट में कम से कम 5 से 6 लोग हैं, ठीक, 5 से 6 लोग हैं जो मैनेजमेंट संभाले हैं। तो अब क्या वो फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं है? वो ऑपरेशंस ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं कंपनी के? इसको देखते हुए शेयर होल्डर्स ने, जैसे इसमें मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर, और मेनली शेयर होल्डर्स जब ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें सब चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको कि क्या प्रोसेस रहता है, मैनेजमेंट कैसे अपॉइंट होता है, कंपनी कैसे, पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, शेयर होल्डर्स का क्या है, ऑडिटर का क्या है, सब समझ आ जाएगा। तो ये पॉइंट ये कहता है कि एक कंपनी में या किसी एंटिटी में जिसमें ओनर का पैसा लगा है, लेमैन लैंग्वेज में, अगर कोई एंटिटी है तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो खुद ओनर है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स है, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स हैं। बैंकर्स का एक नाम क्यों लिखा है? क्योंकि बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोन देते हैं पर्टिकुलर एंटरप्राइज को, उनका पैसा लगा होता है, बैंक का पैसा लगा है, शेयर होल्डर का पैसा लगा है। पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि ये जो है कंपनी में शेयर्स बाय करती है, शेयर्स बाय करती है
शेयर सेल करती है तो इनका पैसे का मूवमेंट होता है, तभी पब्लिक का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है इसमें, मॉनेटरी टर्म्स, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है। पैसा लगा है जिसका, जैसे कि कैपिटल लगी है, ठीक है, और बैंक ने लोन सैंक्शन किया है, तो ये सब चीजें इसमें कवर्ड है। पब्लिक का पैसा लगा है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ऑडिट करने से इन पर्सन्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफैल्केशंस। डिफैल्केशंस एक तरह से हो गए एरर्स या फिर ब्लंडर्स भी कह सकते हो। कभी कभी ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, कभी कभी इसको हम मिस्टेक्स भी बोल सकते हैं। और एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब गबन करना, जो कि इंटेंशनल एक्ट रहता है, ठीक है, इंटेंशनल एक्ट रहता है अपने बेनिफिट के लिए, एक तरह से फ्रॉड। तो मॉरल चेक की तरह ये एक्ट करता है उन एम्प्लॉइज पे। मैनेजमेंट पे तो चेकिंग हो ही रही है, एम्प्लॉइज पे अलग चेकिंग हो रही है, ठीक। अब इसमें सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट क्या बोलता है? ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग टैक्स लाइबिलिटीज। टैक्स लाइबिलिटीज, negotiating loans and for determining the purchase consideration for a business. टैक्स लाइबिलिटीज इसीलिए क्योंकि आफ्टर ऑल किसी एंटरप्राइज में ऑडिट होगा, ठीक। अगर उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को इंक्रीज करती है और उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का अभी तक ऑडिट हुआ नहीं है, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये टैक्स, इनकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है। ऑडिट करने से टैक्स लाइबिलिटी पता चल जाएगी कि कितना इनकम टैक्स पे करना है। देखो, इनकम टैक्स कितना पे करना है, जीएसटी कितना पे करना है, ये सब पता चल जाएगा ऑडिट करते टाइम। सीए को नेगोशिएटिंग लोन्स, अच्छा, बैंक से किसी लोन सैंक्शन हुआ, ठीक। अब ऑडिट चल रहा है उस एंटरप्राइज का, तो वो पहले चेक करेगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट देखा उसने, मैनेजर से बात करी, ठीक है। ये सब सीए के फंक्शंस हैं ऑडिट करते टाइम। एक एंटरप्राइज, अब एंटरप्राइज ये XYZ एंटरप्राइज है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट देखा, मैनेजर से बात करी, और क्या क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एंटिटी के XYZ के जो बुक्स हैं उसमें जो लोन अकाउंट है वो चेक करा, ठीक है, वो चेक करा और बैंक स्टेटमेंट से उसे रिकंसाइल किया। बैंक स्टेटमेंट से जो लोन अकाउंट था उसको रिकंसाइल किया। तो लोन्स का पता चल जाता है। प्लस इसमें सिर्फ बैंक की बात नहीं हो रही है, अच्छा, इसमें और भी चीजें क्या क्या आ जाएंगी, कितना इंटरेस्ट का मंथली पेमेंट हो रहा है कि नहीं। जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, ईएमआई हर महीने डिडक्ट हो रही है उसके अकाउंट से कि नहीं। तो जो करंट अकाउंट होगा, यानी कि एंटरप्राइज का जो बैंक अकाउंट होगा, उससे वो चेक करेंगे, लोन अकाउंट में चेक करेंगे कि एंटरप्राइज के करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, हर महीने कितनी ईएमआई कट रही है, कट भी रही है कि नहीं कट रही है। ऐसा तो नहीं कि 2 महीने पेमेंट हुआ फिर डिले कर दिया, फिर 1 महीने लेट पेमेंट कर रहे हैं पेनल्टीज के साथ। तो ऑडिट में ये भी एक चीज पता चलती है। तो क्लाइंट के बारे में पता चलता है कि क्लाइंट जो है वो इतना लिक्विड नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी साउंड नहीं है अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है।
प्लस एक और चीज इसमें पता चलती है नेगोशिएटिंग लोन से रिलेटेड। क्या पता चलती है कि रिलेटेड पार्टीज को तो नहीं लोन दे रखा है, रिलेटेड बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने सिस्टर्स, मदर, फादर, ब्रदर सबको लोन बांटते हैं। कुछ लोन बांट रहे हैं, कुछ लोन ले रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। तो ऐसे इंटर रिलेटिव ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो उससे एक आइडिया लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में बहुत सारे लोगों का पैसा जुड़ा हुआ हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बहुत सारे लोगों से लोन ले लिया है और उनको अपने लोन अकाउंट में दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं सारे, रिलेटिव से ले रखे हैं, तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं कि नहीं। ठीक, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे टैक्स ऑडिट होता है ना, तो रिलेटेड पार्टी से जैसे लोन लिए जाते हैं तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। फिर ये देखना कि कैश में तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना कि कैश में जितने भी हायर अमाउंट्स हैं, जैसे 10,000 अबव के ट्रांजैक्शंस हो गए तो वो तो नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। एक बार ऑडिट शुरू होता है ना तो अपने आप माइंड में क्लिक होने लगती हैं। अच्छा, ये सब आएंगी कैसे? जब एक बार आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तभी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जब आपकी आर्टिकलशिप बेसिकली स्टार्ट होगी। और आर्टिकलशिप में इनिशियल फेज में आप ऐसे ऑडिट नहीं करोगे, बहुत बेसिक ऑडिट होगा, लेकिन जैसे जैसे 2 महीने बीत जाएंगे ना तो ऑडिट करने की टेक्निक पता चलने लगेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। परचेज कंसिडरेशन जैसे कि हमें अगर वैसे हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, ठीक है, ये एक हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है और हम इसे वाइंड अप नहीं करेंगे। लेकिन कल को जैसे अगर कोई सिचुएशन फीजिबल नहीं होगी, बिजनेस के फेवर में नहीं होगी, और अगर हम उसे वाइंड अप करने का सोच रहे हैं, तो अगर हम वाइंड अप करें पूरा बिजनेस तो उस पूरे बिजनेस को मैं अगर बेचूं तो उसका सेल अमाउंट क्या निकल के आएगा, ठीक है, उसकी गुडविल कितनी है, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी? ऑडिट से पता चलेंगी। ठीक है, ये सब चीजें ऑडिट से पता चलेंगी। परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस ऑडिट से पता चलेगी। हम अगर कल को बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, बिजनेस बंद करना पड़ा, तो अब हम बिजनेस बेच रहे हैं, हमारे इतनी गुडविल है, गुडविल कैलकुलेट हुई, पता चला कि कितनी परचेज कंसिडरेशन निकल के आ रही है। ठीक है, ये टर्म है बहुत बड़ा, बहुत डीप है, लेकिन इस पे पहुंचने पे अभी हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। सीए फाइनल में बहुत अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन है इसका अकाउंट्स में, तो वो हम तब पढ़ेंगे। अभी मैं लेमैन एक लैंग्वेज में आपको बता दे रही हूँ कि परचेज कंसिडरेशन में आपका जब कोई बिजनेस जैसे वाइंड अप हो रहा है तो गुडविल कैलकुलेट होती है, फिर जो भी असेट्स सेल होके जो अमाउंट रियलाइज होता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में वो यूज होता है, फिर जितना अमाउंट रिमेन करता है असेट्स लाइबिलिटीज सेटल ऑफ करने के बाद, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। कि ये अमाउंट सारा क्लियर ऑफ करने के बाद, लाइबिलिटीज खत्म करने के बाद, असेट्स बेचने के बाद जो अमाउंट बचा वो अमाउंट हमें मिलना चाहिए जिसको हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं। फिर ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करने में बहुत हेल्प करता है ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, जैसे हमारे एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 से 25 एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, तो उनका प्रॉपर पीएफ भी कटता है, ईएसआई भी कटता है। पीएफ हो गया प्रोविडेंट फंड, ईएसआई हो गया इंश्योरेंस, बोनस मिलता है उन्हें, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर इन सबका जो है रजिस्टर मेंटेन होता है। वाउचर्स कटते हैं, जैसे ही ईएसआई वगैरह के पेमेंट होते हैं तो उसके वाउचर्स कटते हैं।
तो जब ऑडिटर ये सब चेक करेगा तो उसे पता चलेगा, जैसे किसी एम्प्लॉई में, जैसे एम्प्लॉई है कोई, मान लीजिए एक्स, उसका देखा गया ये कि अप्रैल में उसकी ग्रॉस सैलरी, पूरा उसने ऑडिटर ने पूरी सैलरी शीट देखी, ग्रॉस सैलरी इतनी, पीएफ इतना, ईएसआई इतनी, बोनस इंसेंटिव्स वगैरह इतने, ग्रॉस सैलरी में बोनस इंसेंटिव्स जुड़े हुए थे। फिर उसने मई की सैलरी देखी। अब इन दोनों सैलरीज में उसे डिफरेंस नजर आया। डिफरेंस जब नजर आया तो उसे ये पता चला कि एक मंथ में वेजेस कम थे, एक में ज्यादा थे। तो अगर वेजेस कम ज़्यादा थे तो उसने मैनेजमेंट से पूछा, उसे आंसर नहीं मिला। फिर उसने उस वर्कर से पूछा, तब उसे पता चला कि मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे एक महीने में वेजेस कम मिले हैं, जबकि मेरी लीव भी नहीं थी और बहुत इश्यूज चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, फैक्ट्री जो हमारे मैनेजमेंट है उनसे। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर को पता चलती हैं। अच्छा, कोई फायर लगी, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, देखा टेबल में बहुत बड़ा निशान बना हुआ है, जो टेबल रखी है उस पर्टिकुलर ऑफिस में, ठीक है, फायर लगने का निशान नजर आ रहा है, लेकिन बुक्स में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि फायर से जो जो लॉस हुआ हो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी हो इन लोगों ने, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी ऑडिटर को पता चल जाएगा इससे, डैमेज कोई सफ़र किया है प्रॉपर्टी में या स्टॉक में किसी कैलामिटी या फायर से। अच्छा, अगर कोई वेस्टेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो किस तरह से रिकॉग्नाइज किया है मैनेजमेंट ने, अकाउंटेंट ने किस वे से रिकॉग्नाइज किया है, वो पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारा स्टॉक जैसे लेके आए वो, स्टॉक टेकिंग, स्टॉक जैसे आया किसी कंपनी में, तो स्टॉक आते टाइम हुआ क्या कि बहुत सारी चीजें तो वेस्ट हो गई ट्रांजिट में ही, ठीक। तो स्टॉक लाते टाइम ये पता चला कि ट्रांजिट के टाइम पे बहुत सारी चीजें वेस्ट हो गई। मतलब जब इन वे था, माल जब इन वे था, गुड्स जब इन वे थे, तो बहुत सारे कम से कम 30 to 40% कमोडिटीज का वेस्टेज हो गया वहां इन ट्रांजिट। तो अब जैसे जो ऑर्डर प्लेस हुआ था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑर्डर प्लेस हुआ 100 आइटम्स का, ठीक है, इन ट्रांजिट हुआ क्या, उसमें 30 डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो 70 पहुंचे, 70 नेट में बचे जो कंपनी के गोडाउन में पहुंचे। अब एंट्री जो पास हो रही है बुक्स में, उसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि 30 डिस्ट्रॉय हो गए, और हम बिल देख रहे हैं तो बिल में पता चल रहा है कि बिल में 100 आइटम्स की बिलिंग में, इनवॉइस में 100 आइटम्स की अमाउंट नज़र आ रहा है, उसमें से जैसे 30 आइटम्स लेस करके नहीं दिखाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर को पता चल जाएंगी जब वो बात करेगा मैनेजमेंट से, बिल देखेगा, ठीक है, एंट्री, उसको एंट्री में नेट 70 आइटम दिख रहे हैं, बिल पूरा 100 आइटम का बना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसी समय समझ आ जाएंगी उसको, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं ऑडिट के, कि नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो सही से रखी गई हैं कि नहीं, ऑडिट इसमें हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है कि नेसेसरी बुक्स एंड अकाउंट्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड अकाउंट्स तो हो गए, रिकॉर्ड्स बाकी बिल बुक हो गई, इनवॉइस बुक हो गई, वाउचर बुक हो गई, वो सब क्लाइंट सही से रखता है कि नहीं, एंड हेल्प्स द क्लाइंट इन मेकिंग डेफिशिएंसीज गुड डेफिशिएंसीज और इनएडिक्वेसीज, यानी कि अगर कोई भी उसको किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन हो क्लाइंट को कभी, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से
समझ जाता है, ठीक है, कि क्या कंफ्यूजन है या किसी बिल को लेके है, किसी क्रेडिटर से कोई झगड़ा हो गया या कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी वीकनेस है, कोई भी इनएडिक्वेसी है, तो वो ऑडिटर जो है बहुत अच्छे से ऑडिट करते टाइम रिव्यू कर लेता है, देख लेता है कि कौन सी वीकनेस है। जैसे अगर स्टॉक टेकिंग को लेके कोई ऐसी चीज है जो ऑडिटर को उसमें कोई एरर नजर आया, वो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, डिप्रिसिएशन का रेट गलत लगा है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, वो पता चल जाएगा। प्रोविजंस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं बिजनेस में, प्रोविजंस जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होना है ना, तो उसमें पेबल के लिए पेबल की एंट्री पास करके प्रोविजन बनाया जाता है। या टीडीएस है, टीडीएस कटता है, एंटरप्राइज काटती है, तो हर महीने के एंड में टीडीएस पेबल का एक प्रोविजन उसको क्रिएट करना चाहिए, बट वो नहीं कर रही है, या क्वार्टरली बेसिस में जैसे क्रिएट करती है, तो ये सब ऑडिटर को पता चल जाएगा। फिर पार्टनरशिप के फर्म के सेंस में अगर बात करें, क्योंकि जो एच पॉइंट है वो पार्टनरशिप की बात करता है, इसमें ऑडिटेड अकाउंट से ये पता चल जाएगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर में कितना कितना अकाउंट में कितना अमाउंट सेटल करना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। ये ऑडिट में ऑडिट करते टाइम हेल्प होगी इस चीज़ में, कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, या रिजाइन कर रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, तो कितना उसे अमाउंट देना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रिक्वायर करेगी। गवर्नमेंट हमेशा ऑडिटेड सर्टिफिकेट मांगेगी, भले जब अगर उसे कोई ट्रेड से रिलेटेड कुछ लाइसेंस इशू करना है, असिस्टेंस देना है, तो वो हमेशा सर्टिफिकेट देने से पहले ऑडिटेड अकाउंट्स मांगेगी। जैसे अगर गवर्नमेंट को, जैसे कोई एंटरप्राइज है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल, तो उसमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देने से पहले, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देने से पहले आपसे कहेगा कि आप पहले अपना ऑडिटेड स्टेटमेंट दिखाइए, सर्टिफाइड स्टेटमेंट दिखाइए, जिसमें जैसे सीए के साइन हो। ये बहुत छोटा लेवल का एग्जाम्पल है। तो ये एडवांटेजेस होते हैं ऑडिट के, जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा जो है कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस यानी कि पूरी तरह से अगर कोई सीए है वो ऑडिट कर रहा है, अपना अश्योरेंस ले रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये इंश्योर कर रहा है कि हर तरह की मिसस्टेटमेंट से फ्री हो, लेकिन जितना वो कोशिश कर ले, ग्राउंड लेवल तक मेहनत कर ले, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ कुछ ऐसी वीकनेसेस रह जाती हैं जो ऑडिटर जिनको नहीं देख पाता है, और वो उन्हें ओवरलुक कर जाता है, नहीं देख पाता है। वो इतना डिटेल्ड ऑडिट करने के बाद भी कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो नहीं निकाल पाता है। वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट का रिस्क हम जीरो नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट 100% अश्योरेंस नहीं ले सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक मिसस्टेटमेंट से, हर एक फ्रॉड से, हर एक एरर से फ्री है। इस तरह का अश्योरेंस हम नहीं ले सकते हैं एज एन ऑडिटर। तो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसमें कम से कम 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। पहली है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके बाद है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आज हम पहले 2 डिस्कस करते हैं थोड़े से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 2 डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये बोलता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम मैनेजमेंट का जजमेंट लगता है, मैनेजमेंट की रैशनैलिटी लगती है, एंटिटी में क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब मैनेजमेंट को जितनी नॉलेज है कि ये एएस लगना चाहिए, अब एससी की तो नॉलेज उसको होगी नहीं, चलो एएस के बारे में एक बार कर ले, अकाउंटिंग पॉलिसीज देख ले, अकाउंटिंग मेथड्स देख ले, उस हिसाब से अपने हिसाब से वो अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दे। ठीक, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, कोई भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, प्रोविजन दिखाना है तो वो दिखा दे। लेकिन किसी किसी में अकाउंट्स बनाते टाइम, जैसे कि एग्जाम्पल, अब ईपीएफ और ईएसआई का प्रोविजन बनाना है, ठीक है, तो उस टाइम को ऑडिटर उस टाइम पे मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। टीडीएस कितना पे किया है एंटरप्राइज ने रिकॉग्नाइज करना है, मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो इन सब चीजों में मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसे सीए की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे डिसीजंस मांगती हैं, कुछ अनसर्टनिटीज भी होती हैं जो मैनेजमेंट उस टाइम पे नहीं ले पाता है, और वो हर चीज में भी ऑडिटर की हेल्प नहीं ले पाता है, हर एक छोटी सी छोटी चीज को लेके भी। अब कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से कंपनी पे स्यूट फाइल हुआ है, वो बहुत रनिंग में है, तो अब उससे रिलेटेड अगर कॉन्टिंजेंट कुछ है कि मान लीजिए स्यूट हो गया है कंपनी पे और उस पर चार्जेस फाइल हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट को तो पता है लेकिन उसने ऑडिटर से अभी तक बात नहीं करी इस बारे में। तो जब ऑडिट शुरू हुआ उसे पता चला, डिटेल्ड में नहीं पता चल पाया कि स्यूट चल रहा है, कंपनी पे केस फाइल्ड है, कैसे 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 स्टार्ट हुआ, तो वो अनसर्टनिटी एक रहेगी हमेशा, चाहे जितना ऑडिटर अपने लेवल से मैनेजमेंट से पूछ ले, लेकिन मैनेजमेंट तब भी नहीं बता रहा है, ना ओनर बता रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं बता पा रहे हैं, ना बुक्स बता पा रही हैं। तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि स्यूट फाइल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चार्जेस लगे, कैसे उसको सारी डिटेल मिलेगी। तो ये इसमें कवर्ड है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि कुछ कुछ ऐसे असेसमेंट्स होते हैं, अनसर्टनिटीज रहती हैं मैनेजमेंट के एंड पे जो ऑडिटर को नहीं पता चल पाती हैं। अब हुआ क्या, मैनेजमेंट ने, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, अब जैसे अगर मैनेजमेंट में इसमें बात करूं तो मैनेजमेंट ने जैसे मान लीजिए कोई टीडीएस काटा किसी प्रोफेशनल का, ठीक है, और उसकी एंट्री उसने दिखाई ही नहीं, ना पेमेंट की एंट्री दिखाई अमाउंट पे करने की और ना टीडीएस की। तो अब जब तक मैनेजमेंट अपने मुंह से नहीं बताएगा तो ऑडिटर कैसे निकाल पाएगा कि ये पर्टिकुलर टीडीएस काटा है या ऐसा है कुछ, चाहे वो जितना ओनर से भी क्वेश्चनिंग कर ले, इंटरोगेशन कर ले मैनेजमेंट से भी। अच्छा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब कुछ लिमिटेशंस होती हैं एविडेंस निकालने की। जैसे मैंने आपको अभी यही चीज मैंने आपको बताई कि मैनेजमेंट या बाकी लोग या तो बता सकते हैं या नहीं बताएंगे, हो सकता है इंटेंशनली वो छुपाएं आपसे कि ये फ्रॉड कमिट हुआ है। जैसे कि इसमें क्या है, इस वाले पार्ट में मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कमिट हुआ, फ्रॉड कमिट किया, ठीक है, और इंटेंशनली वो हाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको एक तरह का फियर है ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड और सस्पेंडेड
कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इस चीज़ का फियर है, तो वो बता ही नहीं रहे कि हमने ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया है, तो अब ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस रहती हैं ऑडिट करते टाइम। या फिर फ्रॉड में ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी प्लानिंग की गई हो, ऐसी प्लॉटिंग करी गई हो कि पूरी तरह से छुपा लिया जाए, पता ही ना चल पाए ऑडिटर को। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे डॉक्यूमेंट्स को भी फॉल्स कर दिया जाए और ऊपर ऊपर से ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इट अपीयर्स दैट इट इज कंप्लीटली करेक्ट, इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी मिसस्टेटमेंट, जिसकी वजह से ऑडिटर उस पर बिलीव भी कर जाए। भले ही 2-3 क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद भी वो डॉक्यूमेंट क्लियर, एग्जैक्ट, ट्रुथफुल, रिलायबल लग रहा है, जबकि वो फॉल्स है। तो ऐसी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं, प्लानिंग करते हैं पूरी तरह से फ्रॉड को छुपाने के लिए, जिसकी वजह से ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता है और ऑडिट पे लिमिटेशन लग जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू like the video, share the video, and do subscribe my channel. And for latest updates, please follow my Instagram page by the name CA Jyoti Tutorials. बाकी अगर कोई दिक्कत लगी हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑडिट के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।